तो देखो बेटा, जैसे हमारे पास हमने सी प्लस प्लस पढ़ी है, सी लैंग्वेज पढ़ी है, पाइथन लैंग्वेज है, आपने ये भी सब पढ़ी होंगी। तो बेसिकली हमें सबकी वो नहीं है, आपने कोई भी एक लैंग्वेज अगर पढ़ी हुई है अच्छे से तो आप जावा को कर सकते हैं, चाहे आपने सी करी हो, सी प्लस प्लस पढ़ी हो या पाइथन पढ़ी हो। तो मतलब बेसिक नॉलेज प्रोग्रामिंग की होनी चाहिए आपको जावा से पहले, ठीक है। तो जावा जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि सी सी प्लस प्लस वगैरह की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, वो सी सी प्लस प्लस में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो नहीं करी तो वो आप वीडियो से भी देख सकते हैं, वहाँ से आप कवर कर लें, उनकी वीडियो का बेसिक फर्स्ट सेकंड वीडियो में उनके हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते ही हैं कि हमारे पास जो है लो लेवल जो मशीन लेवल पे काम करती है, और एक मिडिल लेवल और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं लैंग्वेज की, तो कंप्यूटर के अंदर सबसे लो लेवल पे काम करता है हमारे पास हार्डवेयर। तो जो हार्डवेयर के लिए लैंग्वेज काम करती है वो लो लेवल होती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हार्डवेयर के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर वाली लेयर जो होती है वहाँ पे यूज़र काम करते हैं। तो यूज़र इंटरेक्ट होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, अगर हमें यूज़ करना होता है तो यहाँ से यूज़ करके फिर वो कमांड सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनको देके हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं। तो जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है वो बेसिकली हार्डवेयर के लिए ही बनाई जाती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज इन दोनों के लिए काम करती है, सिस्टम और हार्डवेयर पे काम करती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करती है मेनली, लेकिन फाइनली सबको एग्जीक्यूट हार्डवेयर पे होना पड़ता है। तो हमें कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर या कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं लो लेवल में या मशीन लेवल में, ठीक है। तो हमारे पास जो जावा है ये बेसिकली बनी कब थी, किसने बनाई थी, ये 1995 में डेवलप की गई थी, और इसको जो है सन माइक्रो सिस्टम यूएसए में सन माइक्रो सिस्टम थे वहाँ पे डेवलप किया गया था सन माइक्रो सिस्टम में, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है, ठीक है। तो उस कंपनी के अंदर 1995 में इसको जेम्स गोसलिंग ने डेवलप किया था। जेम्स गोसलिंग जो है ये फादर ऑफ जावा कहलाते हैं, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी है, अब ये कंपनी ओवरटेक कर ली है ओरेकल ने। तो अब जो है जावा को मैनेज करने का काम ओरेकल का है, ओरेकल जावा को मैनेज कर रहा है, ठीक है। और इनिशियली इसको डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। सन माइक्रो सिस्टम ने जो टीम काम कर रही थी उस टीम को लीड कर रहे थे जेम्स गोसलिंग, ठीक है। बेसिकली जब ये सन माइक्रो सिस्टम ने इसको बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ बन गई। 1995 में स्टार्ट किया, 1995 में ही बन गई। तो 1991 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 4 साल लगे इसको बनाने में। बेसिकली 1991 में टीम बनाई थी सन माइक्रो सिस्टम ने एक, जिसमें मेन 3 बंदे थे जो इसको लीड कर रहे थे, और सबसे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो इनमें जेम्स गोसलिंग थे, ठीक है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू करा कि हमारे पास जैसे जो है सेटअप बॉक्स होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं जो हमारे पास, उनको किस तरह से यूज़ किया जाए, सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको कैसे यूज़ किया जाए। मेन था सेटअप बॉक्स, जो टेलीविज़न में सेटअप बॉक्स होते थे उनके लिए, ठीक है। तो एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करनी थी जो कंट्रोल कर सके डिजिटल डिवाइसेस को, लाइक सेटअप बॉक्स या टेलीविज़न को कंट्रोल कर सके। इस तरह की एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए एक टीम बनाई, ठीक है। ये 1991 में एक टीम तैयार करी गई और उस टीम का नाम रखा गया था ग्रीन टीम,
सन माइक्रो सिस्टम के अंदर 1991 में एक टीम बनी जिस टीम का नाम था ग्रीन टीम, और उस टीम को लीड कर रहे थे जेम्स गोसलिंग। इस टीम का मेन फोकस था कि ऐसी लैंग्वेज या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी, डेवलप लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉर डिजिटल डिवाइस लाइक सेटअप बॉक्सेस और जो है या टेलीविज़न वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। तो उनके लिए जो हमारे पास डिजिटल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, डिवाइस होती हैं, उनके लिए बनाई गई। तो शुरू में यही एम्बेडेड सिस्टम थे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होते थे, उनके लिए बनाई गई। तो इस टीम का नाम ग्रीन टीम था, और जब इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट करने पे इसका नाम जो है, लैंग्वेज जो बनाई थी, इस लैंग्वेज का नाम रखा था ग्रीन टॉक। जावा का सबसे पहला जो नाम था वो ग्रीन टॉक था, और इसकी जो फाइल बनती थी उनका एक्सटेंशन .gt था, ठीक है। तो जो ग्रीन टीम था उसी के नाम पे इन्होंने नाम रख लिया ग्रीन टॉक, ठीक है, और उसका एक्सटेंशन जो है वो .gt था। ये जावा का फर्स्ट नेम था, ठीक है। इनिशियल जावा जो है इनिशियली ग्रीन टॉक के नाम से बनाई गई, लेकिन बाद में क्योंकि ग्रीन टॉक नाम से एक टेक्नोलॉजी वहाँ पहले से चल रही थी, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके जो है इसका नाम रखा गया ओक, ठीक है। ये जो है जावा का सेकंड नेम रखा गया ओक। लेकिन बाद में भी जो है ओक जो है ये भी नाम था पहले से किसी का, तो फिर इनकी टीम बनी, उन्होंने बहुत डिसाइड करे, कितने सारे नाम दिए गए कि क्या नाम रखा जाए, और लास्ट में 1995 में जाके, ठीक है, जब इसको रिलीज़ किया गया, इसका अल्फ़ा वर्जन निकाला गया, तब इसका नाम जावा रखा गया 1995 में, ठीक है। तो जावा कॉफ़ी के नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो जो फाइनल नाम है वो जावा 1995 में दिया गया, और तभी इसका जो है इनिशियल वर्जन रिलीज़ किया गया। देखो, आपको अगर जावा डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ओरेकल के पास है। वैसे आप जावा डाउनलोड लिखेंगे तो जावा की पुरानी वेबसाइट आएगी, जावा की java.com वाली, वो तो जो पुरानी वर्जन है वो मिलेंगे उसमें, ठीक है। जावा के जैसे जावा 8 तक के आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी आपको लेटेस्ट वर्जन अगर देखनी तो वो आप ओरेकल की वेबसाइट से करेंगे। तो यहाँ पे ओरेकल जावा डाउनलोड पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जावा के SC वर्जन आपको शुरू में चाहिए, यहाँ से JDK आप डाउनलोड करेंगे। सबसे मेन है जावा के लिए JDK। तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से विंडोज़ में अगर करना है आपको तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इंस्टॉलर है, यहाँ से ये इंस्टॉलर आप ये डाउनलोड कर लेंगे इसको, ठीक है। डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका JDK डाउनलोड हो जाएगा। अभी जो है आप देख रहे हैं ये जावा 17 है, ठीक है। जावा का 17 यानी JDK 17 के नाम से आपको मिल जाएगा। जावा SC7 है इसका, वैसे तो पूरा नाम जावा SE डेवलपमेंट किट 17.0.1, ठीक है। ये SC वगैरह क्या है हमारे पास, किस तरह से स्टैंडर्ड एडिशन है ये जावा के, बेसिकली हमारे पास इनके बारे में हम समझते हैं क्या एडिशन है, ठीक है। अभी हर साल ही आप देखते हैं नए नए वर्जन इसके आते रहते हैं। अगर इसके बात करते हैं तो सबसे पहला वर्जन 1995 में हुआ था। 1995 में बेसिकली पब्लिकली लॉन्च नहीं हुआ थी जावा। 1995 के अंदर जावा के जो वर्जन आए थे उनको हम अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। तो अल्फ़ा बीटा आप टेस्टिंग के लिए, आपको पता ही होगा, टेस्टिंग में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जो जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं JDK को, तो जो सबसे पहले ये रिलीज हुआ JDK अल्फ़ा,
एंड बीटा के नाम से, ठीक है, 1995 में। क्या हुआ बेटा चंचल? सॉरी सर। तो 1995 में अल्फा और बीटा के नाम से जो है ये वर्जन थे। अब जो पब्लिक रिलीज हुई थी जावा वो 1996 में हुई थी, ठीक है। और जावा ने फिर बाद में नेटस्केप के साथ भी वो कर लिया था, मतलब कॉम्बिनेशन हो गया था उनका। जब जावा के एप्लेट वगैरह रन करने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत थी तो नेटस्केप नेविगेटर से इन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया था। तो जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था, तो नेटस्केप कंपनी थी, उसका एक ब्राउज़र था नेटस्केप नेविगेटर। तो उस ब्राउज़र को ये यूज़ करते थे जो एप्लेट वगैरह या जावा की वेब वगैरह चलाने के लिए। और उन्होंने जो है वो बनाया था जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। उसका नाम भी पहले अलग लैंग्वेज था, मीसा वगैरह हम बोलते थे, लाइव स्क्रिप्ट भी थी, ठीक है। तो लाइव स्क्रिप्ट से उसका नाम जावा स्क्रिप्ट फिर बाद में कर दिया गया था। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन था बेसिकली जेडीके का, जेडीके 1.0, ठीक है, ये 1996 में आया था, ठीक है। उसके बाद लगभग हर साल बाद या 2 साल बाद ये अलग अलग वर्जन आने लगे। जेडीके के वर्जन जो हैं ये जेडीके 1 से लेके 1.0 से लेके 1.4 तक रिलीज हुए थे। जेडीके 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 तक, ठीक है। यहाँ तक रिलीज होने के बाद फिर जेडीके के 1 वाले हटा के, जेडीके के वर्जन हटा के उनको जो है इस तरह से कर दिया था J2SE 5.0, इस नाम से आ गए थे। वैसे तो अगर हम जेडीके की बात करें तो जेडीके तो 1.1 तक ही था, नाम ही J2SC कर दिया था इसका, ठीक है। J2SC अभी भी आप देख रहे हैं बेसिकली है वो जेडीके ही, लेकिन नाम में आपने हमने अभी यहाँ पे देखा था कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे J2SC लिखा हुआ है, ठीक है। JSC आपको मिलेगा जावा स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट, ठीक है। शॉर्ट में जो है जेडीके बोला हुआ है इसको। तो जेडीके उसका ही एक प्रोडक्ट है, वो स्टैंडर्ड एडिशन क्या है किस तरह से वो भी हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो इस नाम से J2SC के नाम से ये चला था, लेकिन 5.0 के बाद फिर अब आप देख रहे हैं जेडीके 17 लिख रहा, उसमें पॉइंट नहीं आ रहे। अब ये पॉइंट का सिस्टम इन्होंने हटा दिया था। उसके बाद सिंपल डायरेक्टली इसके नाम जो है जावा SC के नाम से आ रहे हैं। अब 2 नहीं लगा हुआ आ रहा, अब खाली ऐसे ही लिखा आ रहा जावा SE, ठीक है। तो जो भी वर्जन आ रहे हैं जावा SC, और ये 6 नंबर से चले थे, 6 से लेके 17 तक इसी तरह से चल रहे जावा SC के नाम से, ठीक है। और ये जो 17 वाला वर्जन है ये अभी सितंबर 2021 में जो है रिलीज़ किया गया है, ठीक है, जावा SC 17 के नाम से, ठीक है। जावा SC 6 वाला जो सबसे पहले वाला वर्जन आया था ये 2006 में आया था। 2006 में जावा SC 6 के नाम से आया था, ठीक है। और फिर उसी के साथ ये 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से चल के 17 तक हो गई है, ठीक है। बीच में कुछ ईयर में नए वर्जन नहीं आए, क्योंकि शुरू में है ना 2000 से 2010 तक के बीच में 2-2 साल के बीच में 2-2, 3-3 साल में आते थे। लेकिन जब 2000 ये वाला वर्जन आया था, ये वाला वर्जन तो 5 साल तक चला था। इसके बाद नया वर्जन 2011 में ही आया था, ठीक है। कुछ 2021 में 2 वर्जन आए, 2020 में, 19 में, 18 में 2-2 वर्जन आए, ठीक है। पहले कम कम आ रहे थे, अब नई नई अपडेट जल्दी जब से जो है ओरेकल ने करी है इसको टेक ओवर, तो नए नए वर्जन आ रहे हैं। अभी 2022 में भी इसमें लिखा हुआ आप देखेंगे 2022 में भी नया वर्जन लॉन्च होने वाला जावा SC 18 के नाम से, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जावा के जो है एडिशन है, तो मतलब वर्जन है, एक तरह से जावा के वर्जन दिए हुए हैं
कौन कौन से वर्जन पे काम करते हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद यूज कैसे करना, देखो जब से सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, तो अगर किसी के सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है तो वो या है, कैसे हम चेक करेंगे, तो आप जो है CMD ओपन कर लेंगे, आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट, और CMD पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप कमांड लिखेंगे जावा। ठीक है, जो भी आपका ओपन हुआ सी यूजर और यूजर का नाम होगा, तो आप जावा टाइप करेंगे। यहाँ पे जावा टाइप करने पे कुछ कमांड यहाँ पे शो होंगी। अगर ये कमांड हो रही तो इसका मतलब आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है। अगर यहाँ पे कमांड नहीं आएंगी, एरर दे देगा इस कमांड को, तो इसका मतलब नहीं। जैसे मान लिया आप यहाँ पे कुछ ऐसे ही लिख दो जो कमांड ही नहीं है कुछ, तो इस तरह से आ जाता है इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं होगी तो ये मैसेज लिखा आ जाएगा, और अगर होगी तो इस तरह के ये मैसेज आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जावा के प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे पहले हमें जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, सिंपल सी 150 MB की 52 MB की फ़ाइल है, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब जावा में जब हम यूज करते हैं, ये तो हमने बात करी ये जावा के वर्जन थे, कौन कौन से वर्जन। जावा जो है एक लैंग्वेज के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हमारे पास कोई दूसरी चीज़ें रन हो सके। ठीक है, जहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें रन हो सके, कोई चीज़ें रन हो सके, उनके लिए इन्वायरमेंट बना कर देना, उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। प्लेटफॉर्म भी दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म। तो जावा जो है वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म देती है। ठीक है, तो उनको हम जावा प्लेटफॉर्म या जावा एडिशन बोलते हैं। बेसिकली 4 तरह के एडिशन है जावा में, प्लेटफॉर्म है। जैसे हमने यहाँ पे SE लिखा हुआ है, जावा SE, तो ये जावा का एडिशन है जिसको हम बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, जावा SE का मतलब है जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इनको यहाँ पे 4 तरह के एडिशन है जावा के, जिनको जावा एडिशन या प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो 4 टाइप्स के होते हैं ये। एक है हमारे पास जावा SE, जो हम जावा डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं बेसिक, वो SE के नाम से ही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर, इसके अंदर जो भी कोड जावा है आपकी, ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन है, कोड जावा का सारा वर्क जो है इसी के अंदर हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ी हुई है कोर जावा होती है, एडवांस जावा होती है। तो मतलब जावा के जो हमारे पास ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, जावा के स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट हैं, एरे के कॉन्सेप्ट हैं, आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, इनपुट आउटपुट है, नेटवर्किंग है। ठीक है, और आपके पास जो है कलेक्शंस हैं, रिग्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, मतलब तो ये सब जो चीज़ें हमारे पास होती हैं वो सब स्टैंडर्ड एडिशन में है। तो अगर आपको जावा के कोर जावा, मतलब इसको हम कोर जावा बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, आपने ये इंस्टॉल कर लिया स्टैंडर्ड एडिशन, तो आपके कोर जावा के कॉन्सेप्ट के सारी चीज़ें हो जाती हैं, और आपका जो सिलेबस आता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं TGT PGT, ठीक है, या कोई इंटरव्यू, या आप ओरेकल सर्टिफाइड प्रोग्रामर का कोर्स करते हैं, या सन सर्टिफाइड होता था पहले जावा प्रोग्रामर, अब ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर होते हैं, उनमें भी मोस्टली हमारे पास कोर जावा का ही सिलेबस होता है। ठीक है, लेकिन आप इंडस्ट्री में जाते हैं जब, तो वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट कोर जावा के साथ में जो है वर्किंग जो होती है वो एडवांस जावा पे होती है, क्योंकि डेवलपमेंट हमें वेब के आजकल करने पड़ते हैं, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनानी होती है।
ठीक है, तो उसमें हमें हाइबरनेट, स्टर्स, ईजेबी वगैरह, स्प्रिंग वगैरह ये सब भी पढ़ने होते हैं। लेकिन जो कोर का कॉन्सेप्ट है जो हमारे सिलेबस में है वो सारा का सारा आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जावा एससी से इसके अंदर सब उप्स के कॉन्सेप्ट होंगे। आपके पास एरे, स्ट्रिंग, जावा के अंदर एक मल्टी थ्रेडिंग होती है, उसके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, आपके पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है हमारे पास, वो हो जाएगी। नेटवर्किंग है, जावा का कलेक्शन है, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन से। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर हमें इससे आगे कुछ और करना होता है तो उसके लिए हमें अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें। जैसे आपको अभी हमने मशीन लर्निंग पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि अगर आप खाली पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं आइडियल तो कोर पाइथन चल जाता है। लेकिन आपको पांडास यूज करना है, सीरीज है, डेटा फ्रेम है, या चार्ट वगैरह बनाने, ग्राफ बनाने, तो उसके लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा जो एडिशन है जावा का वो होता है जावा ई ई का मतलब होता है यहाँ पे इंटरप्राइज एडिशन। इसके अंदर जो है हमारे पास आप बना सकते हो वेब एप्लीकेशन। अगर बनानी होती है हमें वेब एप्लीकेशन या इंटरप्राइज एप्लीकेशन तो हम यूज़ करते हैं जावा ई का। वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट वगैरह होती है हमारे पास। इंटरप्राइज एप्लीकेशन जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन होती है हमारे पास, हाई लेवल सिक्योरिटी की एप्लीकेशन होती हैं, वो सब इंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है। अगर एससी में बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जितने भी कंसोल एप्लीकेशन बनती हैं, जैसे सी लैंग्वेज में हम बनाते थे कंसोल प्रोग्राम, कंसोलिंग पे करते थे। ठीक है, तो कंसोल एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास जावा एससी के थ्रू। आप इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप या विंडो बेस एप्लीकेशन। तो ये डेस्कटॉप और विंडो बेस एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसमें AWT और स्विंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी जावा एससी के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, AWT और स्विंग के कॉन्सेप्ट भी। अब अगर हमें ये बनानी है इंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन या इंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जैसे सर्वलेट, JSP, आपके पास EJB है, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, स्टट्स हैं। ठीक है, आपके पास वेब सर्विसेज हैं। ठीक है, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, नोट कर लो। जावा ई आपके पास यानी ये सर्वलेट JSP के प्रोग्राम बिना एससी के नहीं चलेंगे। पहले आपको कोई सी भी तरह की जावा एप्लीकेशन बनानी हो, कोई भी टाइप की बनानी हो, आपके सिस्टम में जावा एससी होना ही चाहिए, यानी बिना JDK के नहीं चलेंगे। ये कोर वाले जो हैं हमारे पास, ये एप्लीकेशन होंगी तभी आगे की एप्लीकेशन चलेंगी। ठीक है, जैसे पाइथन में था हमारे पास कि पाइथन के अंदर पहले हमें कोर पाइथन जो है वो इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही हमारे पास आगे की लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको जावा की किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बनानी हो तो सबसे पहले आपके सिस्टम में जावा एससी होना चाहिए, उसके बाद ही दूसरी जो है एप्लीकेशन वो इंस्टॉल होंगी, वो काम करेंगी। फिर
देखो भाई, थर्ड टाइप का जो है हमारे पास जो एडिशन है जावा का, वो होता है जावा एम ई मतलब है माइक्रो एडिशन। ठीक है, ये जो है बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। जो भी हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल ऐप वगैरह बनाते हैं हम, तो ऐप में जो जावा के इसके थ्रू अगर हम ऐप बना रहे हैं तो वो जावा माइक्रो एडिशन का यूज़ करके हम बनाते हैं। फोर्थ होता है हमारे पास जावा एफएक्स। ठीक है, जावा के थ्रू आप एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ इंटरनेट के जो है एपीआई एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें इंटरनेट बेस जो हमारे पास वेब पे चलती हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, और वो भी बेसिकली स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ, यानी एनिमेशन, तो वो हम जावा एफएक्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एफएक्स का मतलब यहाँ पे इफ़ेक्ट से ही है। ठीक है, इसका मतलब है जावा स्पेशल इफ़ेक्ट्स। तो ये हमारे पास चार तो एडिशन है। इन्हीं के बेस पे हमने देखा हमारे पास चार तरह की एप्लीकेशन भी होगी। अगर आपसे पूछा जाए जावा के एडिशन कौन कौन से, तो स्टैंडर्ड एडिशन, इंटरप्राइज एडिशन, माइक्रो एडिशन और एफएक्स। ठीक है, ये चार तो हो गए एडिशन। और अगर हमसे पूछा जाए कि हम जावा में किस किस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात करी जाती है तो वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग, एडिशन के अकॉर्डिंग चार ही तरह की हो जाएंगी हमारे पास टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। तो जो स्टैंडर्ड है हमारे पास एससी के थ्रू हम कौन सी एप्लीकेशन बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो एक ही सिस्टम पे चलती हैं, जिस सिस्टम पे आपको चलानी उस पे जाके इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये सेटअप के थ्रू चलती है। सेटअप होता है इनका, आपको स्पेसिफिक सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ता है, स्पेसिफिक सिस्टम पे वो इंस्टॉल होगा और जिस सिस्टम पे इंस्टॉल होगा केवल उसी पे चलेंगे। ठीक है, तो जितने भी आप देखते हो ये हम जैसे अभी आपने यहाँ EXE फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं हम डाउनलोड जावा की, वो भी क्या है, स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब एक एक सिस्टम पे के लिए है। ठीक है, हर सिस्टम के लिए, वो ऑनलाइन से उसका मतलब नहीं, वो ऑफलाइन चलती है, तो वो स्टैंड अलोन। तो जितनी भी हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन होती हैं वो सब स्टैंड अलोन होती हैं। कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडो बेस एप्लीकेशन, तो ये सब जो है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती हैं जो हम कोर जावा से जावा एससी के थ्रू डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। दूसरे टाइप की जो एप्लीकेशन है हमारे पास वो हो गई हैं वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन बनती हैं J2EE के थ्रू। ठीक है, वेब एप्लीकेशन में मेनली हमारे पास यूज होता है सर्वलेट, JSP, जावा सर्वर पेजेस होते हैं, कुबरनेट से स्प्रिंग है, सर्वलेट है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो है जो भी कोर जावा की वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती हैं चीज़ें, वो सब बेसिकली हम वेब सर्वर यूज करते हैं, अपाचे, टॉमकैट वगैरह, उनका यूज करके हम बना लेते हैं यहाँ पे एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा जैसे J2EE के थ्रू ये बनती है और J2EE के थ्रू ही हमारे पास इंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है। ठीक है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन में हमारे पास होती है जैसे EJB, ये भी J2EE का ही पार्ट है।
तो ये EJB के थ्रू बनती है, जिनको हम बोलते हैं जो है इंटरप्राइज जावा बीन्स। ठीक है, तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें इंटरप्राइज जावा बीन्स का यूज़ करना पड़ता है। ये जो हमारे पास EJB एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन जो होती है, इनमें डिफरेंस ये होता है, जो हमारे पास हाई लेवल की सिक्योरिटी, क्लस्टरिंग, लोड बैलेंसिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास सिक्योरिटी हो और बहुत ज़्यादा क्लाइंट उसमें यूज़ हो रहे हों, ठीक है, आ रहे हों बड़े लेवल की, वो इंटरप्राइज एप्लीकेशन। बैंकिंग होगी हमारे पास, या आपके पास रेलवे की एप्लीकेशन होगी, ठीक है, उस तरह की एप्लीकेशन जो है वो EJB के थ्रू बनती है। ठीक है, इनमें हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, लोड बैलेंसिंग, क्लस्टरिंग, ये फीचर्स यूज होते हैं। हाई लेवल सिक्योरिटी, लोड बैलेंसिंग, ठीक है, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग होता है ग्रुप में बना के, जो क्लाइंट है उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं। और 4 टाइप है हमारे पास। फोर्थ, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं J2ME का, माइक्रो एडिशन का इसका यूज होगा। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन जैसे एंड्रॉयड है हमारे पास, ठीक है, वो एंड्रॉयड की कोई भी ऐप वगैरह बनानी तो हम जावा के थ्रू वो बना सकते हैं। ठीक है, उसका तो देखो हमारे पास जैसे हमने कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, C++, पाइथन, ठीक है, मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है। वैसे तो HTML, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, ये भी आपने पढ़ी होंगी, लेकिन C++ और अगर हम बात करते हैं पाइथन की इनकी, तो इन लैंग्वेज में जो C और C++ होती है, उनको हमें अगर कंपाइल करना होता है, उनके सोर्स कोड को अगर मशीन कोड में हमें कन्वर्ट करना, तो हम यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर का या कंपाइलर का। किसका करते हैं बताओ? C++ में कंपाइलर यूज होता है या इंटरप्रेटर? कंपाइलर। पाइथन में इंटरप्रेटर है। लेकिन जो जावा है ये दोनों का यूज करती है। इसमें कंपाइलर का यूज भी होता है, इंटरप्रेटर का यूज भी होता है। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है। दूसरी चीज़ ये है कि जावा के अंदर जो है हमारे पास C++ से जो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट थे वो इसमें से हटा दिए गए हैं। आपको पॉइंटर के कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रखने होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही रहेगी ये भी। तो इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं पहले, और फिर इसकी C++ से क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज होती थी, वो C++ थी। और C++ UPS पे बेस काम करती थी, तो उसी के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसमें भी यूज किए गए और उनको ऐड ऑन किया गया। फिर इसमें आगे इसके अलग फीचर्स बनाए गए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो जो भी C++ के हैं वो इसमें यूज होते ही हैं। ठीक है, कुछ नहीं होते, जो नहीं होते वो हम बात कर लेंगे क्या क्या नहीं होते, और फिर उससे आगे की जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज या फीचर्स की, जावा की, फीचर्स ऑफ जावा, तो सबसे पहला फीचर्स इसका कहा जाता है कि जावा काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, सिंपल का मतलब सीखने में काफ़ी इजी, क्योंकि इसमें कोई चीज़ें मोड़ तोड़ के नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सिंपली बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं। ठीक है, एक चीज़ बता दी कि इस तरह से काम करेगी तो उसी तरह से काम करती है। ठीक है, जैसे मान लिया आप कोई बच्चे कहते हैं कि जावा है, तो काफ़ी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उनमें जावा, पाइथन पढ़ लो आप, C++ पढ़ लो, C#.NET वगैरह पढ़ लो, जावा टफ लगती है कुछ उनमें। ठीक है, तो लेकिन इसमें सिंपल का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे तो बेकार।
ये सिंपल ही है, ठीक है। सिंपल तब है मतलब आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसी कॉन्सेप्ट पे सारी चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, लॉजिक पता होने चाहिए, उसके बेस पे काम करती है। ऐसा नहीं कि पहली टॉपिक में कुछ और लॉजिक बताया, आगे जाके वो लॉजिक चेंज हो गया। सिंपल का मतलब यही होता है, जैसे मान लिया कोई बंदा है जिसको बाइक भी नहीं चलानी आती, गाड़ी चलानी नहीं आती, तो उसको तो टफ लगेगी, लेकिन जिसको आती है वो तो ऐसे ही चला लेगा, उसके लिए ईजी है सब। तो वो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होती हैं, उसके बेस पे काम करती है। दूसरी चीज़ है इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होते हैं। जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो कंपाइलर का यूज होगा, और रन कराते वक्त ये इंटरप्रेटर का भी यूज करता है। तीसरी चीज़ है जावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा भी नहीं है, ठीक है। सी प्लस प्लस तो है ही नहीं, उसमें तो बहुत सारी स्ट्रक्चर की चीज़ें यूज करी जाती हैं। जावा में स्ट्रक्चर वगैरह तो हम यूज नहीं करते, लेकिन इसके अंदर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो होते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होते। बाकी सभी चीज़ें इसमें ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। केवल प्रिमिटिव डेटा टाइप को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें ऑब्जेक्ट ही है। तो कुछ चीज़ें जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं, प्रिमिटिव यानी पहले से प्रिमिटिव होते हैं, जो बिल्ट इन इंट कैर फ्लोट वगैरह है, बिल्ट इन डेटा टाइप आर नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो पाइथन है हमारे पास, उसमें ऐसे कोई डेटा टाइप ही नहीं होते, उसमें डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट ही नहीं सही तरह से। उसमें तो जो है हमारे पास वैल्यू बाउंड होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे तो इंट कैर फ्लोट हम कुछ यूज ही नहीं करते, लिखते ही नहीं है। तो पाइथन जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसमें सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के बेस पे चलती हैं। तो जो वहाँ पे हमारे पास टपल लिस्ट वगैरह ये सब होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट ही होते हैं। तो हमारे पास जावा जो है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। के जावा सी प्लस प्लस से तो ज़्यादा ही है, केवल इसमें एक ही चीज़ है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस नहीं है ये, ठीक है। डेटा टाइप्स बाकी सब जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होते हैं। फोर्थ नंबर अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज आपको पता है कि डेटा टाइप पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है इनका, ठीक है। डेटा टाइप में जैसे आप स्ट्रिंग में इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही ऐड होगी हमारे पास, नहीं तो हमारे पास डेटा टाइप मिसमैच हो जाएगा वहाँ पे। तो जो हमारे पास ये स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है, जैसे सी लैंग्वेज भी थी हमारे पास, पाइथन भी होती है, स्ट्रॉन्गली टाइप ही होती है ये। फोर्थ के बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप का मतलब होता है जो लैंग्वेज हमारे पास टाइप बाउंड होती है, टाइप बाउंड लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेज हमारे पास वैल्यू बाउंड होती हैं, वो डायनेमिकली टाइप होती हैं, जैसे पाइथन है। पाइथन में जैसी वैल्यू दोगे ऐसा टाइप बन जाएगा वेरिएबल का, ठीक है। पहले से टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो जबकि हमारे पास जो जावा है, हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, इनमें पहले डेटा टाइप बताना पड़ता है वेरिएबल का, पहले डिक्लेरेशन होती है, बाद में असाइनमेंट होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास उसमें तो नहीं होता,
जो हमारी पाइथन होती है उसमें तो आप डायरेक्ट असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग बनता है। जावा स्क्रिप्ट होती है वो भी डायनेमिक टाइप होती है, वैल्यू डालते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइप बन जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास टाइप बाउंड चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं हम स्टैटिक, और जो वैल्यू बाउंड होती है उनको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। ठीक है, तो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में पहले हमारे पास फर्स्ट डिक्लेरेशन होता है, देन इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास पहले जैसे हमने लिख दिया इंट ए लिख दिया, तो अब ए इंटीजर टाइप का ही हो गया, उसको दोबारा उसका टाइप चेंज नहीं कर सकते, वो पूरे प्रोग्राम में इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, और ये केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर पाएगा, बाकी कोई वैल्यू ये स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, केवल इंटीजर टाइप की। तो पहले हम टाइप बताते हैं, टाइप के बाद जो है फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, तो ए ऑलवेज स्टोर एन इंटीजर टाइप वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अगर आप ए में लिखने लगो कि के लिख दिया हमने, ठीक है, या कमल लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपके पास। ठीक है, जबकि हमारे पास डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज जो होती है, डायनेमिकली टाइप वे लैंग्वेज जो होती हैं हमारे पास, उनको हम बोलते हैं वैल्यू बाउंड लैंग्वेज। इन लैंग्वेज में जैसे हमने a=5 लिख दिया, तो इसमें टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, 5 इंटीजर, तो a अपने आप ही इंटीजर बन गया। आप a को चेंज भी कर सकते हो, a=राम लिख दो बाद में जाके। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, फिर वो स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो है हमारे पास लैंग्वेज होती है डायनेमिक लैंग्वेज, नोट कर लो इनको। स्टैटिक टाइप में वेरिएबल जो है उनका जो है टाइप होता है, वैल्यू का भी हमारे पास टाइप होता है, और वेरिएबल जो है उनका टाइप कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि डायनेमिक टाइप है उसमें वेरिएबल का कोई टाइप नहीं होता, केवल वैल्यू का टाइप होता है कि वैल्यू किस टाइप की, और वेरिएबल जो है चेंज कर सकते हैं, उनके टाइप को हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। नोट कर लिया बच्चा। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि स्टैटिक टाइप लैंग्वेज जो है, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, तो इनमें हमारे पास आती हैं सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, C#, ठीक है, स्केला एटसेट्रा। और जो हमारे पास डायनेमिकली टाइप होती हैं, इनके अंदर हमारे पास होती हैं जैसे पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, PHP, आपके पास एक होती है हमारे पास रूबी, पर्ल एटसेट्रा। ये जो है हमारे पास लैंग्वेज डायनेमिकली टाइप है। ठीक है, कुछ लैंग्वेज जैसे आपको बताई स्ट्रोंगली टाइप और वीकली टाइप लैंग्वेज। स्ट्रोंगली टाइप जो है इजीली कन्वर्जन हो जाता है एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप में, वीकली में, स्ट्रोंगली में नहीं हो पाता। ठीक है, स्ट्रोंगली डेटा टाइप में एक टाइप का दूसरे टाइप में कन्वर्जन नहीं हो पाता, जबकि वीकली में हो जाता है। ठीक है, इम्प्लिसिट भी हो जाता है, उसमें एक्सप्लिसिट ही करना पड़ता है। स्ट्रोंगली में अगर आपको करना एक्सप्लिसिटली, आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप
उनको कन्वर्जन कर सकते हैं या उन पर ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज होती हैं उनके अंदर आती है हमारे पास जावा है, स्ट्रॉन्गली टाइप है। सी शार्प लैंग्वेज होती है, वो भी स्ट्रॉन्गली है। पाइथन है, ठीक है। आपके पास रूबी है, स्केला है। ये लैंग्वेज जो है एटसेट्रा हमारे पास स्ट्रॉन्गली टाइप है। और जो वीकली टाइप लैंग्वेज होती हैं उनके अंदर सी प्लस प्लस, ठीक है। आपके पास जावा स्क्रिप्ट, आपके पास PHP और पर्ल एटसेट्रा, ये वीकली टाइप होती है। नोट कर लो थे शायद, ठीक है। 6 नंबर है जावा, हमारे पास एक प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है। प्रोसीजरल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हमें जो भी काम करना होता है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर डिफाइन करना पड़ता है, किस तरह से कोई सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कुछ लैंग्वेज आपके पास ये जो है इनको जो प्रोसीजरल होती हैं हमारे पास, ये एक तरह से प्रोग्रामिंग के पैराडिज्म कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, प्रोसीजरल भी एक पैराडिज्म होता है। तो हमारे पास जो प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं उन प्रोसीजरल की कैटेगरी में पैराडिज्म के अकॉर्डिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है या प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। दो तरह की कैटेगरी है इनमें, एक होती है प्रोसीजरल और एक होती है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती हैं इनमें ज़्यादातर जो है हमारे पास इंटरप्रेटर यूज़ करे जाते हैं, मेनली ये इंटरप्रेटर बेस होती है। और प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास कंपाइलर जो है मेनली यूज होता है, इनके अंदर जो है इंटरप्रेटर का यूज होता है। तो जैसे हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज में सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प एटसेट्रा ये लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है हमारे पास जैसे जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, आपके पास पाइथन, PHP, पर्ल, रूबी एटसेट्रा, ठीक है। 7 नंबर है हमारे पास कि जावा जो है इसके अंदर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट की कैपेसिटी होती है। ये मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली जो भी कोड होता है उसको गार्बेज कलेक्टेड कर देती है, गार्बेज कलेक्शन होता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मेमोरी में क्रिएट हो गए लेकिन अब वो आउट ऑफ स्कोप चले गए हैं, उनका यूज नहीं है, तो उनको मेमोरी से ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो मेमोरी को मैनेज करके, इसमें दो तरह की लैंग्वेज होती है मेमोरी को जो मैनेज करती है, मैनेज्ड लैंग्वेज और अनमैनेज्ड लैंग्वेज। तो अनमैनेज्ड लैंग्वेज में जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होता, ठीक है, जैसे सी और सी प्लस प्लस है। एक ऑब्जेक्टिव सी भी है हमारे पास लैंग्वेज, ये हमारे पास अनमैनेज्ड कोड यूज़ करती है, ठीक है। जबकि हमारे पास बाकी लैंग्वेज हैं जैसे जावा है, सी शार्प है, आपके पास पाइथन है, ठीक है, PHP है, रूबी है एटसेट्रा, ये सब जो है मैनेज्ड लैंग्वेज है। नोट करो इसको। तो जो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती है वो स्क्रिप्टिंग से भी अलग पार्ट है ना? नॉन, हाँ, प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल भी बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल भी बोल देते हैं। नॉन प्रोसीजरल तो हमारे पास क्वेरी टाइप की हो जाती है, क्वेरी लैंग्वेज, हाँ जी। ठीक
देखो नेक्स्ट है जावा, हमारे पास एक सिक्योर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, सिक्योर लैंग्वेज इसको क्यों बोला जाता है? जैसे C++ में एक पॉइंटर का फीचर्स होता है जिससे हम किसी वेरिएबल का, किसी ऑब्जेक्ट का जो है एड्रेस पता कर सकते हैं कहाँ है, और अगर वो एरे टाइप का है तो उसके बाद उसकी क्लास से रिलेटेड जो भी चीज़ है उनका भी एड्रेस निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है कंपाइलर नहीं, वो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिससे हम एड्रेस नहीं निकाल पाते। लेकिन हम अगर ये कह दें कि पॉइंटर होता ही नहीं है तो बिना पॉइंटर के मेमोरी कैसे एलोकेट होगी? ठीक है, मेमोरी का एड्रेस कहीं ना कहीं तो होगा, वो तो पता करना ही पड़ेगा। पॉइंटर ही तो एड्रेस, अगर वेरिएबल हमारे पास है, वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हुआ है वो भी तो पॉइंटर से ही पता चलता है। तो पॉइंटर होता है लेकिन इंटरनली वर्क करता है, वो लैंग्वेज के अंदर ही इंटरनली इम्प्लिसिट वर्क करता है, एक्सप्लिसिटली नहीं होता, यूजर प्रोग्रामर के लिए नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो है एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं होता है, नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। ठीक है, और जो है हमारे पास जितने भी जावा के प्रोग्राम होते हैं ये एक जावा वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर रन होते हैं, वहाँ पे चलते हैं, तो उससे जो है सिक्योरिटी बनी रहती है उनकी। तो ये जो है जावा प्रोग्राम्स रन इनसाइड जावा वर्चुअल मशीन, JVM। ठीक है, तो इसीलिए हम जावा को रोबुस्ट भी बोलते हैं। सिक्योर, रोबुस्ट का मतलब होता है एक तरह से स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। तो हमने अभी पढ़ा है कि जावा एक स्ट्रॉन्गली टाइप भी लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्गली टाइप भी बात करी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, कि स्ट्रॉन्गली टाइप होता है कि रोबुस्ट होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या है स्ट्रॉन्गली टाइप और स्ट्रॉन्ग में? तो इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है। ठीक है, इसमें पॉइंटर नहीं होते तो वहाँ पर जो है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, नो सिक्योरिटी प्रॉब्लम। इसीलिए हम जावा को बोलते हैं कि ये काफ़ी सिक्योर लैंग्वेज है। ठीक है, जो ऊपर हमने लिखा है ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन आते हैं, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के भी फीचर्स हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग फीचर्स। ठीक है, जिनकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जावा जो है हमारे पास आर्किटेक्चर की, अगर इसकी बात करते हैं तो आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज है। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे C++ में एक मेन प्रॉब्लम है कि आपके पास अगर 32 बिट का या 64 बिट का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 32 बिट का आर्किटेक्चर वाला OS है आपके पास और 64 बिट का आर्किटेक्चर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम देखते हैं अगर C++ की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटीजर का साइज जो है इस पे 2 बाइट का होता है, इस पे 4 बाइट का होता है, चेंज हो जाता है, हमारे पास इंटीजर के साइज चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो 32 बिट पे हमारे पास अलग होता है, 64 बिट के आर्किटेक्चर पे अलग होता है, तो सब पे अलग अलग आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साइज़ अलग अलग हो जाते हैं। कंपाइलर के आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड करता है कितने बिट का कर रहे हैं वहाँ पर भी, जबकि हमारे पास जावा में ऐसा नहीं होता। आप कितने भी आप 16 बिट्स का यूज़ कर लो, 32 बिट का यूज़ कर लो, आप 64 बिट का यूज़ कर लो, ठीक है, कितने भी बिट का आप ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर आप यूज़ कर लो, सभी जगह इंटीजर का साइज जो है 4 बाइट्स का ही रहेगा। ठीक है, सब जगह 4 बाइट का, किसी भी मशीन पे आप इसको यूज़ कर लो, हर मशीन पे सेम ही रहता है। ठीक है,
इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती कि चेंज हो जाता रहता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग तरीके का होगा। तो इसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर न्यूट्रल काम करता है, नोट करो इसको। जावा के अंदर हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। तो इसके अंदर जो है आप मल्टीपल थ्रेड एक साथ पैरेलली रन करा सकते हो। जावा हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? राइट वंस रन ठीक है। इसमें जो है कहीं पे भी आप एक बार लिख के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन करा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के जो फीचर्स होते हैं, इसमें हमारे पास प्लेटफॉर्म बेसिकली अगर हम बात करते हैं, दो तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस, ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस एंड हार्डवेयर बेस। और जावा अपने आप में एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जावा प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। और ये किसके थ्रू करवाती है? जावा के अंदर एक होता है JRE, जिसको बोलते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। और हमारे पास जावा के काफ़ी API होते हैं। API का मतलब होता है पैकेज, एक तरह से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इनकी हेल्प से जो है जावा हमें प्रोवाइड करवाती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का फीचर्स, ठीक है। यानी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हो, जावा को प्रोग्राम लिख के नोट कर लो। अब देखो, जैसे हमारे पास जावा जब आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास हमने देखा CMD पे लिख जाके आप जावा लिख देंगे तो जावा का वहाँ पे पता चल जाएगा इंस्टॉल है या नहीं। बाकी हमारे पास जैसे आप प्रोग्राम्स फाइल में अपने जाओगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन से वाले वर्जन पे, हमें इसी में ही है, ये जावा का फोल्डर बन जाएगा ये, ठीक है। तो प्रोग्राम्स फाइल में आपको एक जावा का फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर आपका जावा कौन से वाला, जैसे 17 वाला इंस्टॉल करोगे तो JDK 17 आ जाएगा, हमारे में ये 14 वाला है इंस्टॉल यहाँ पर, ठीक है। तो JDK 14 वाला जो है यहाँ पे इंस्टॉल है, इस तरह से एक फ़ोल्डर बन जाएगा। इसके अंदर एक बिन नाम का फ़ोल्डर होता है। इस फोल्डर में हमारे पास दो मेन चीज़ होती है, एक होती है हमारे पास java.exe फाइल ये, और एक होती है javac.exe, ठीक है। ये जो जावा सी वाली एप्लीकेशन फाइल है ये बेसिकली बनी हुई है जावा कंपाइलर के लिए। जावा सी का मतलब है जावा कंपाइलर, इसके थ्रू ही हमारे पास जावा के प्रोग्राम कंपाइल होंगे, ठीक है। और java.exe है जो, इसके थ्रू हमारे जावा के प्रोग्राम जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, रन होंगे, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़, लेकिन ये दो मेन चीज़ हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखेंगे बिन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे .java नाम का कोई भी प्रोग्राम नहीं है, कोई भी फाइल नहीं है .java, सब एप्लीकेशन फाइल है या एप्लीकेशन के एक्सटेंशन है, ठीक है। यही फाइलें हैं, यहाँ पे एक सर्वर का फोल्डर है। अब देखो, हमने C++ में पढ़ा था, तो हम नॉर्मली क्या करते थे, जो भी प्रोग्राम बनाते थे उसको सेव करते थे तो बिन में हो जाता था सेव।
लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला हमारे पास इंस्टॉल जो है 2020 का इंस्टॉल है, ठीक है, 8/12 यानी 12 अगस्त 2020 का है ये, ठीक है। 12 अगस्त 2020 से हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ, लेकिन इसमें एक भी .java का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हमने प्रोग्राम यहाँ पे सेव नहीं किए, ठीक है। तो प्रोग्राम अगर आपको यहीं पे सेव करने हैं इसी फोल्डर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रोग्राम ऐसा करना कि मैं कहीं पे भी किसी भी फोल्डर में सेव करूं और वहीं से हमारा प्रोग्राम चल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम कैसे देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम इसी फोल्डर से चलेगा या कहीं से भी चल जाएगा। तो देखो, प्रोग्राम को कंपाइल कराने का जिम्मा है इस जावा सी का। अगर प्रोग्राम आप इसी फोल्डर में रखोगे तो ये जावा सी यहीं से उसको सर्च कर लेगा, उसको मिल जाएगा और वो उसको कंपाइल करा देगा। लेकिन अगर कहीं और रखोगे आप किसी और फोल्डर में, ठीक है, या किसी और ड्राइव में, तो इसको नहीं मिलेगा वहाँ से। तो इसको बताना पड़ेगा भाई किस तरीके से आप उस फोल्डर को या उस फाइल को चेक करोगे उस फोल्डर में जाकर। तो पहले ये चेक करने के लिए जो हमारे पास cmd है, अगर आप यहाँ पे जावा सी लिखते हैं और ये कमांड अगर आपकी चल जाती है जावा सी लिखने से, जैसे ये चल गई, तो इसका मतलब है आप कहीं पे भी प्रोग्राम अपने पूरे कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पे सेव करके रन करा सकते हो। और अगर ये कमांड नहीं चलेगी तो इसका मतलब है कि आपको प्रोग्राम जो है इसी फोल्डर में सेव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम कहीं पे भी सेव कर लें, तो आपको सिस्टम में, पूरे सिस्टम में इस जावा सी का पाथ सेट करना पड़ेगा कि ये जावा सी पूरे सिस्टम में कहीं से भी चेक कर लें। तो पाथ हम दो तरीके से सेट करते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। तो हम टेम्परेरी समझेंगे कैसे पाथ, वो परमानेंट समझेंगे कि एक बार कर दो हमेशा के लिए हो जाए। तो ये वाला जो पाथ है ये इस जावा सी का पाथ है जो यहाँ लिखा, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने होम इसमें जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास जो सिस्टम है, ठीक है, आपका माई कंप्यूटर होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक एडवांस सिस्टम सेटिंग आएंगी। इस एडवांस सिस्टम सेटिंग में हमें जाना होता है। इसके अंदर हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं और इन्वायरमेंट वेरिएबल में एक पाथ नाम का एक वेरिएबल है। इसमें आप न्यू पे जाएंगे, ठीक है, और न्यू पे जाके यहाँ पे वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू हमारे पास वो है। वेरिएबल का नाम पाथ है और वैल्यू हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस पे जाके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे पाथ हैं। देखो हमारे पास जेडीके का पाथ पहले से ही है, यहाँ पे बिन पाइथन के भी हमने कर रखे। आप यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक कर लो और यहाँ पे ही पेस्ट कर दो उस पाथ को और इसको अलग क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव करने के बाद आप कहीं पे भी फिर प्रोग्राम रन कर सकते हैं। एक बार आप इसको cmd को बंद कर देंगे, दोबारा से ऑन करेंगे, दोबारा से ऑन करके चेक करेंगे तो आपकी ये जावा सी कमांड चल जाएगी फिर आपकी, ठीक है। तो क्या करना है, हमें एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाएंगे, पाथ पे क्लिक करके एडिट करेंगे, यहाँ से न्यू करेंगे और यहाँ पे वो पाथ पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ओके वगैरह कर देंगे और ये हमारे पास सेट हो जाएगी, ठीक है। फिर आप कहीं से भी प्रोग्राम आप रन कर सकते हो। तो इस तरह से पाथ सेट करके हम करेंगे। पाथ आप जो है टेम्परेरी भी सेट कर सकते हैं। टेम्परेरी का मतलब होता है जब आप cmd आपने ओपन करी, ठीक है, तो जो है टेम्परेरी आप उसको उसी के लिए जब आपने करी है। क्या हो गया बेटा, ये किसका माइक्रोफोन है, बंद कर लो, ठीक है। तो टेम्परेरी भी आप उसको सेट कर सकते हैं उसी के टाइम के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है कमांड लिखनी पड़ती है कि सेट कर देते हैं और पाथ इक्वल टू, यहाँ पे आप ये लिख देंगे
एंटर कर देंगे। ठीक है, तो पाथ देके आप इस तरह से कर देंगे। तो ये टेम्परेरी है, जब तक आप CMD बंद नहीं करेंगे तब तक के लिए वो पाथ सेट है। आप किसी भी फोल्डर में सेव करके अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लेकिन एक बार CMD बंद कर दिया तो दोबारा से फिर नहीं पकड़ेगा वो वहाँ से, फिर आपको दोबारा से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पाथ सेट करने के दो तरीके हैं, टेम्परेरी और परमानेंटली। ठीक है, तो आप सब जो है सिस्टम में अपने इंस्टॉल कर लेना। तो आज हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा है, बेसिक चीज़ें, कल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिस वगैरह भी, प्रोग्राम भी समझेंगे कैसे चलाते हैं।